हाय स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसके कंप्लीट लेक्चर्स बनाने वाले हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताती चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स की जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आप मैट्रिक की मैथ्स और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की जो मैथमेटिक्स है उसको आसानी से समझ सकें, तो उसके लिए आपने मेरे सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से और वन बाय वन हम हर एक्सरसाइज जो है वो करते जाएंगे। मैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ देती जाऊंगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, तो आप इंशाल्लाह जो एसओ बेस्ड जो पेपर अब बनने वाला है उसको आप आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। ये मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ ये 9th क्लास की बुक है और पंजाब एंड फेडरल की बुक है, ठीक है। तो पंजाब एंड फेडरल की बुक से हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। हर चैप्टर के स्टार्ट में जो है वो उसके एसओएस लिखे हुए। एसओएस मींस के जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ये चैप्टर करने के बाद किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे एसओएस लिखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दूं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरे को कहते हैं। रेक्टेंगुलर अरे मींस कि एक इस तरह का न्यूमेरिक डेटा जिसको हम टेबल की शक्ल में शो कर सकें। लेकिन टेबल की शक्ल में चूंकि वो रोज और कॉलम टेबल की शक्ल में हम सिर्फ यहाँ लाइंस लगा देते हैं, यहाँ पे लाइंस नहीं लगानी बल्कि इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बंद कर देना है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा होगा रियल लाइफ में, अगर आपको मैं मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दूं, तो जैसे आपका टाइम टेबल आपको मिलता है, ठीक है, जो आपको क्लासेस का टाइम टेबल आपको मिलता है, जो आपको पेपर का टाइम टेबल आपको मिलता है, जो स्केड्यूल आपको मिलता है उसका, तो उसको आप देखें वो रोज और कॉलम्स की शक्ल में लिखे हुए होते हैं। तो वो रोज और कॉलम्स की शक्ल में बेसिकली क्या है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। ये जो हमारे पास ये जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है वो इसमें जो ये वाली रो है और ये वाली क्या है, ये मैट्रिक्स है। देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे इसके नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें ये 1 3 4 ये हमारे पास रो कहलाएगी और 7 2 0 ये हमारे पास सेकंड रो कहलाएगी। और अगर हम इसके कॉलम्स की बात करें तो 1 7 इसका कॉलम होगा, 3 2 इसका सेकंड कॉलम होगा, 4 0 इसका थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके भी बता देती हूँ। ये हमारे पास जिस तरह से अगर आप देखें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ये 1 3 4 ये हमारे पास क्या होगी, ये एक रो होगी, हम कहेंगे कि ये एक रो है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो क्या होगी, सेकंड रो ये वाली होगी, 7 2 0 ये हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी। कॉलम क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा, 1 7 फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा इस तरह से होगा, ये क्या होगा, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में होगा, ये कॉलम्स होंगे। 3 2 जो है ये सेकंड कॉलम है इसका। इसी तरह से ये जो 4 0 है ये क्या है, ये थर्ड कॉलम है। यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें, इसमें 2 रोज हैं, देखें एक ये है और एक ये है। यानी कि ये रो 1 है और ये रो 2 है, 2 रोज हैं इसके अंदर। और कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है। किस तरह से, ये एक कॉलम है, मैं कॉलम 1 इसे कह रही हूँ, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। 3 कॉलम्स है हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो रोज और कॉलम्स जो है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को भी शो करता है। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो इस वाले मैट्रिक्स में मैं क्या कहूंगी कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बेसिकली किसे कहते हैं, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे हम कहते हैं। जिस तरह से हम आप देखें कि जब हम किसी का एरिया बताते हैं तो हम कहते हैं कि ये एरिया जो है, या कोई टाइल खरीदते हैं, ठीक है, जब हम टाइल्स खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये 1 by 1 की टाइल है, ये 2 by 2 की टाइल है, या ये 3 by 4 की टाइल है। इस तरह से कहते हैं ना कि 3 by 4 की टाइल है, 1 by 1 की टाइल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी लेंथ और विड्थ बता रहे हैं, उस टाइल की लेंथ और विड्थ के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है ये भी एक मैट्रिक्स की लेंथ के बारे में बताता है, यानी कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। और इसमें 3 कॉलम्स है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है तो हम लिखेंगे 2 by 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, 2 by 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं उनको इस तरह से शो करेंगे। इसी तरह से अब इस वाले मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं तो हम कहेंगे कि 2, और 2 कॉलम्स हैं तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, 2 by 2, यानी कि यहाँ आएगा रो और यहाँ आएगा कॉलम, ठीक है। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इस तरीके से आपने किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करना है, ठीक है। रोज और कॉलम्स को यूजुअली हम मैथमेटिक्स में, आप स्पेशली आपके कोर्स में, हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एम किसको शो करता है, एम जो है वो रोज को शो करता है, और एन किसे शो करता है, ये कॉलम्स को शो करता है।
ठीक है। तो हम जब किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर जो है, अगर मैं जनरल फॉर्म बताऊं ऑर्डर की, तो वो क्या होता है, m बाय n। m बाय n क्या है, m बाय n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये m बाय n जो है ये किसी को शो करता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को शो करता है। जैसे 2/3, ठीक है, 2/3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह से 2/2 मैंने लिखा, ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका 2/2 ऑर्डर हुआ, यानी कि m बाय n, पहले रो और फिर कॉलम, m रोज है और n हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा इस तरह के, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यूजुअली एमसीक्यूज में आते हैं। तो उसमें हमारे पास आपसे सिर्फ ये पूछा गया होगा कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, यानी कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर करके पूछा होगा। ठीक है। इसी तरह से ये, जैसे ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया, कॉलम। अब इक्वल मैट्रिक्स को देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं, वो मैट्रिसेस जिसमें हर एंट्री जो है वो इक्वल हो। ठीक है, हर एंट्री इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उसका हर एलिमेंट, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसकी इक्वल होना चाहिए। 2 + 1 3, देखें आप इसे ऐड कर लें तो इसे 3 बनेगा, तो ये इसकी इक्वल है। इसी तरह से अब इस वाले एलिमेंट को देखें, -4 है तो इसका एलिमेंट भी -4 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। इस तरह से अब इसका 2 है लास्ट एलिमेंट, तो इसका 4 - 2 से 2 बनता है, तो ये इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दो मैट्रिसेस उस टाइम तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक उसकी सारी एंट्रीज, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हो जाते। ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट देख रहे हैं तो इसका मतलब इसका भी आपने यही एलिमेंट चेक करना है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट चेक कर रहे हैं तो आपने इसका भी फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ चेक करना है इसको। ठीक है, यानी कि आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को टैली करना है। इसी तरह से अब इस एल और एम को देखें, ये दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं। इस एल मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 2, एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इन एम इज ऑल्सो 2, ये इक्वल हो गया। अब हम सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट इज -1 इन एल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इन द एम मैट्रिक्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज ऑल्सो -1, तो फर्स्ट कॉलम तो टैली हो गया, एक जैसा है। इसी तरह से आप 3 को देखें, इनके सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इसमें भी 3 है, ये भी ठीक हो गया। ये 3 चेक्स हमारे कंफर्म हो गए। अब लास्ट चेक करते हैं, लास्ट एलिमेंट रह गया। लास्ट एलिमेंट है इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 2, लेकिन इसके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -2 है। साइन का डिफरेंस भी अगर आ जाता है तब भी हम कहते हैं कि एल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू एम। ठीक है, यानी कि हर तरह से दोनों मैट्रिसेस का हर एलिमेंट, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसा होना चाहिए। साइन भी आपने चेक करना है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस जो है वो कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज चूंकि, अच्छा, इस एक्सरसाइज में चूंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, यानी कि एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स इस तरह के उसमें आती हैं। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि इन्हें किस तरीके से इनको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड, ये एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सिर्फ आपने ऑर्डर बताना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर ए मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। बी मैट्रिक्स को देखें, इसमें 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 रोज हैं, पहले रोज बतानी है आपने। ठीक है, हमेशा पहले रोज बतानी है। 2 रोज हैं, ठीक है, एंड देयर आर 2 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, तो 2/2। इसी तरह से अब सी को देखें, यहाँ पर एक रो है, ये देखें, रो यूं होगी, हॉरिजेंटल फॉर्म में जो होगी वो रो होगी, वर्टिकल फॉर्म में जो होगी वो कॉलम होगा। तो एक रो है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके एक रो है, तो हम कहेंगे कि रो यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम, कॉलम कितने हैं, एक ये दो, 2 कॉलम्स हैं, तो हम लिखेंगे 1/2। सी का ऑर्डर है 1/2। इसी तरह से डी को देखें, डी का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज हैं, देखिए एक ये और एक ये, 3 रोज जा रही हैं, तो हमारे पास 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है एक ही कॉलम है, तो कॉलम हो गया 1। ई मैट्रिक्स को देखें, ई मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम ऐसे आ गए, 3/2।
इस तरह से एफ मैट्रिक्स को देखें, एफ मैट्रिक्स में क्या है, एक ही कॉलम है, एक और एक ही रो है, तो हम पहले रो लिखते हैं, रो लिखेंगे पहले, ठीक है। इस तरह से देखें इसे, एक रो है और एक ही कॉलम है इसका, तो क्या होगा, 1 by 1 रो एंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह से जी मैट्रिक्स को देखें, जी मैट्रिक्स में एक ये रो है, एक ये रो, एक ये रो, ये पूरी ऐसे रो है, ये 2 3 0 ये फर्स्ट रो है, 1 2 3 सेकंड रो, 2 4 5 थर्ड रो, तो 3 बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, 3 by 3। एच को देखें, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपने, मैंने शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको अच्छे से सुने, अगर नहीं समझ में आए दोबारा से थोड़ा सा बैक पे जाकर वीडियो को दोबारा से देखें, उन कॉन्सेप्ट्स को ले लें और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोटबुक अपने साथ रखें, मेरे साथ साथ आप लोग ने सॉल्व करना है इसे। एच मैट्रिक्स को देखें, एच मैट्रिक्स में कितनी रोज है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो 2 रोज हो गई, तो हम लिखेंगे 2 बाय, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो 2 by 3, तो ये सब इनके ऑर्डर आ गए, ठीक है। तो इन सब के ऑर्डर्स को हम थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं, ताकि इसको ऐसे, ए का क्या ऑर्डर हो गया, ए का ऑर्डर हो गया 2 by 2, यहाँ पर लिखते हैं इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2, इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2, ठीक है, एक रो है 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर हो गया 2 by 1, इसका ऑर्डर हो गया 3, इसमें रोज हैं तो 3 by 2, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया 1 by 1, मैं इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख रही हूँ, इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3, ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3, इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि हर करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं कि क्या ए मैट्रिक्स के जैसा कोई और मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आप ऑर्डर देखें, ए मैट्रिक्स में एक कॉलम और एक ही रो है, तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब है कि एक तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बी पे जाते हैं, बी में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो अब बारी बारी चेक करते हैं कि इस शक्ल का और कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, इस ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का है, लेकिन सी की एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है इससे, इसका पहली एंट्री 3 है, इसकी पहली एंट्री 5 है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहली एंट्री एक जैसी नहीं है, ऑल द एंट्रीज शुड बी इक्वल, ठीक है। तो हम बाकी एंट्रीज चेक ही नहीं करेंगे, तो बी के इक्वल सी नहीं है। अब डी को चेक करते हैं, डी भी इसी ऑर्डर का है, देखिए एक ही शक्ल के है ना दोनों, डी इसी ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रो है ना, रो की शक्ल में, इसमें ऐसे बढ़ता रहता है आगे की तरफ, ठीक है, रो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें 5, पहली एंट्री 5 है, इसमें पहली एंट्री 3 है, हालांकि देखो नंबर दोनों में सेम है, इसमें 3 5 और इसमें भी 5 3 है, एक जैसे नंबर है, लेकिन उनका उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसमें सेकंड एलिमेंट 5 है और इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है, ठीक है, सीक्वेंस डिफरेंट है, तब भी हम कहेंगे कि ये इक्वल नहीं है, दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब बाकी कोई भी मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है ही नहीं, तो इससे बाकी के साथ हम चेक ही नहीं करेंगे, तो बी का भी कोई इक्वल नहीं है। सी को देखते हैं, अच्छा सी भी चूंकि इसी ऑर्डर का है, तो हमने अभी चेक किया कि सी बी के इक्वल भी नहीं है, सी डी के इक्वल भी नहीं है। सी और डी में देखो फर्स्ट एलिमेंट तो एक जैसा है, लेकिन सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि सी और डी भी इक्वल नहीं है, सी के इक्वल भी कोई मैट्रिक्स नहीं है। इस तरह से डी भी इसी शक्ल का मैट्रिक्स है, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अभी हम चेक कर चुके हैं इन तीनों मैट्रिक्स को, कोई तीनों मैट्रिक्स आपस में मैच नहीं कर रहे, तो बी सी और डी किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स को अब देखते हैं, अब ई को देखते हैं, ई मैट्रिक्स को देखते हैं, ई में क्या है, 2 by 2 का ऑर्डर है, ये 2 by 2 का नहीं, इसको चेक ही नहीं करेंगे, ये 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का नहीं है, ये 3 - 1 एक ही नंबर आ जाएगा, 3 + 3 एक ही नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 by 2 का नहीं है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इन 2 by 2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम चेक करते हैं, फर्स्ट एंट्री 4 है, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 4 है, ठीक है, करेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो कॉलम का सेकंड एलिमेंट 6, इसका भी 6 है, इसका ये एलिमेंट 0 है, इसका भी 0 है, इसका ये एलिमेंट 2 है, इसका ये एलिमेंट 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ई एंड एच आर इक्वल, हम कहेंगे कि ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम औरों के साथ भी देखेंगे, लेकिन और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो हमें और किसी के साथ इसे नहीं चेक करना। अब हम एफ पे आ जाते हैं, एफ कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है तो और कोई कॉलम नहीं है, तो ऐसा कोई भी ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है। एक कॉलम में क्यों कह रही हूँ इसे, कि देखिए आप इसे सॉल्व करें, 3 - 1 से आ जाएगा 2, ये सॉल्व करने से पहले दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 3 + 3 से आएगा 6। अब आप देखेंगे दोनों एक ही शक्ल के, एक ही ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं।
अब इसके साथ हम इसे चेक करेंगे, एफ और जी को चेक करेंगे। तो एफ और जी को देखो, 2 6 बोथ द एंट्रीज आर सेम, तो हम कहेंगे एफ और जी भी इक्वल है, तो ये भी हो गए, ठीक है, चेक हो गए। इसके बाद अब कौन से एच हम चेक कर चुके, ई के इक्वल है, इसको छोड़ देंगे। आई को देखते हैं, आई एक रो मैट्रिक्स है। अच्छा हाँ, आई को हमने नहीं देखा था, आई भी रो मैट्रिक्स है। 3 और 3+2 यानी कि इससे आ जाएगा 3 5, ये ठीक है। तो 3 5 जो है वो इसके इक्वल है, बी के, 3 5 बी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 3 5 का इक्वल हमें मिल गया। ये पहली एंट्री 3 है, इसकी भी पहली एंट्री 3 है, इसकी दूसरी एंट्री 5 है, तो इसकी भी दूसरी एंट्री 5 है। देखो 3+2 से 5 ही आता है, तो दूसरी एंट्री इसकी 5 ही है। तो बी और आई इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको मैंने पहले लिखना है, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी एंड आई, बीज आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद लास्ट एलिमेंट रह जाता है ये वाला। इसको देखते हैं, जे को, ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये किसकी इक्वल है, ये है 2+2 से आता है 4, 2 - 2 से आता है 0, 2+4 से आता है 6, और 2+0 से आता है 2, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है। ये देखा हमने, ई और एच जो कहा था, हमने कहा था कि ई और एच जो है वो इक्वल है, तो ये भी ई और एच की इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसको भी शामिल कर देंगे इसके साथ। ई एच और ये कौन सा है, जे, ये सारे मैट्रिसेस एक जैसे हैं। ई एच और जे, ये 3 मैट्रिसेस एक जैसे हैं, ठीक है। तो जो जो आपको मिलता रहेगा वो साथ साथ आप लगाते रहेंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच क्लासिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, द मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स के दरम्यान में देखो इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। तो हम इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स के लिए अभी हमने कहा कि इक्वल तब होता है जब ऑल द करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, और ये इसकी इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं, आप देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट एंट्री को देखें, a+3 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना इसके दरम्यान में, तो इसका मतलब है इक्वल है, तभी लगाया है साइन, आर इक्वल, दिस इंप्लाइज कि ऑल द एंट्रीज आर इक्वल। तो a+c इज इक्वल टू क्या है, 0 की इक्वल होगा। फर्स्ट एंट्री की इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगा। अब इक्वेशंस बनती जाएंगे, हम इक्वेशन को नंबर देते जाएंगे, ठीक है। सेकंड को देखें, यहाँ पर इसको देखें, c-1 किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, तो हम लिखेंगे c-1 इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है a+2d, तो हम लिखेंगे a+2d इज इक्वल टू a+2b है, सॉरी, a+2b लिखते हैं। a+2b किसके इक्वल है, a+2b इज इक्वल टू -7, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट एंट्री हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2d के इक्वल है। अच्छा, अगर इनका ऑर्डर बदल जाए, सीक्वेंस बदल जाए, आपने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे आप इतने परेशान नहीं होना है। मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, आप हो सकता है ये वाले पहले लिख लें, इन दोनों को लिख लें पहले, फिर इन दोनों को लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से, हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, और हमारे पास 4 ही ऐसी वैल्यूज है जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। इन्हें हम अननोन भी बोलते हैं। ये देखिए 4 ही हैं, A B C D। तो जितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, उतनी ही इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। ये चौथी इक्वेशन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सी को देखें, सी वाले में देखो सिर्फ सी ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू आराम से इसमें से निकल आएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ऐसे में लिख रही हूँ, क्या होगा, c-1 इज इक्वल टू 3 से क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 3, इस -1 को वहां ले जाएंगे, ये +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4। सी की वैल्यू जो 4 आ गई, अब ये हमें हेल्प आउट करेगी बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में। सी की वैल्यू 4 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास 1 बाय 1 आपने पुट करनी है, ठीक है। इस 1 में पुट कर देती हूँ सी की वैल्यू, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। हम मैं पुट करके देखती हूँ मैं क्या लिखूंगी। आपने साथ साथ जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, आपने साथ साथ उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ताकि पेपर चेक करने वाले को ये पता चले
कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और वो कौन से स्टेप्स करने वाला है। ठीक है, तो पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, क्योंकि देखें चेक करने वाला जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है ना, हर चेक करने वाले का अपना एक माइंडसेट होता है और अपने तरीके से वो चीजों को चेक कर रहा होता है। तो आपने कोई ऐसा स्टेप छोड़ना नहीं है जिसपे चेक करने वाले को ये लगे कि ये बच्चे को नहीं आता या इसे समझ में नहीं आ रहा या इसने कहीं से देख कर लिया। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियरली लिखना है कि आप कौन सा स्टेप करने वाले हैं। तो c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ये जूनियर क्लासेस में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सीनियर क्लासेस में इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप ये मेंशन करें। c इज इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 1 में 0 है, c की वैल्यू 4 पुट कर दूंगी तो a प्लस 4 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 4 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो a इज इक्वल टू -4। अब मेरे पास दो अननोन आ गए, एक वैल्यू c की आ गई है, एक वैल्यू a की आ गई। अब मेरे बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करना और भी आसान हो गई। अब इसको देखें, यहाँ थर्ड इक्वेशन में क्या यूज हो रहा है, b और d रह गए, तो थर्ड इक्वेशन में देखें b की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो थर्ड इक्वेशन को देखें, मैं रिमेनिंग सोल्यूशन यहाँ कर रही हूँ, मैं कहूंगी कि पुटिंग a इज इक्वल टू -4 इन, अच्छा आप ना आंसर्स को हाईलाइट भी जरूर किया करें इस तरह से, जैसे सी की वैल्यू आ गई मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ए की वैल्यू आ गई मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेक करने वाले को चेक करने में भी मजा आता है, उसको अच्छा लगता है कि स्टूडेंट ने बहुत बड़े अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रही हूँ। क्या मिलेगा आपको इक्वेशन 3 से, यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 क्या है पहले अपने पास लिख लिया करें, उसके बाद आप वैल्यूज पुट किया करें, इससे मिस्टेक के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू में -4 पुट करूंगी, b की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट को वहां ले जाएं। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि कांस्टेंट्स को कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ a b c d x y z कुछ नहीं होता, वो एक नंबर होता है। ठीक है, अगर यहाँ b की कोई टर्म होती तो मैं b वाले टर्म्स को ऐड कर लेती, अगर a की कोई होती a वाली टर्म्स को ऐड कर लेती, तो इसका मतलब होता है ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स मीन सिमिलर टर्म्स। तो -4 को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगी तो 2b यहाँ रह जाएगा, -4 दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -7 के पास जाकर +4 हो जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पर जब नंबर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो -7 + 4 से आ जाएगा -3, और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस 2 को भी यहाँ से हटाना होगा, तो इस 2 को हटाने के लिए मैं इस 2 को दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपली आप ऐसे करें, 2 को वहां ले जाओ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड होगा। देखो -4 यहाँ यहाँ पर ऐड हो रहा था तो यहाँ ऐड हो रहा था ना, यानी कि -4 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो वहां जाकर ऐड हो गया, 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, उल्टा ऑपरेशन हो जाता है इक्वल की दूसरी साइड पर। तो b की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, इस b की वैल्यू को अब मैं क्या करूंगी, अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी ताकि मेरे पास d की वैल्यू भी आ जाए। तो फोर्थ इक्वेशन में अब मैं वैल्यू पुट करूंगी, फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 4 इक्वेशन में। मैं क्या करूंगी, यहीं पर लिख देती हूँ क्योंकि अभी नीचे इतनी जगह नहीं है, तो मैं लिखूंगी पुटिंग b इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 4। सही है, तो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, इक्वेशन 4 क्या है, 4d - 6, d की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है, जहां हमने 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा नहीं, इसमें तो हमें फाइंड आउट, इसमें तो हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सारे d ही हैं, हमें कुछ नहीं पुट करना है इसके अंदर, दोनों साइड पर d है ना, तो हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस इस इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो d को कंबाइन कर लें, इस d को यहाँ लेकर आ जाएं, जैसे मैंने कहा कि लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 2d और 4d लाइक टर्म्स है ना, दोनों में dd आ रहे हैं, इस 2d को यहाँ ले आए, यहाँ आकर ये -2d हो जाएगा, यहाँ ऐड हो रहा है, जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, और -6 को दूसरी साइड पर ले जाएं, क्योंकि -6 के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, वहां इसलिए लेकर जा रही हूँ कि मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4d और -2d से आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, 2 को वहां ले जाएं तो d की वैल्यू आ जाएगी 6/2,
और इससे आ जाएगा 3, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इस तरीके से आपके पास ए बी सी डी की सारी वैल्यूज आ गई और यही मुझे फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हो गई ये एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.1। बाकी की एक्सरसाइजेस भी आपने देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी, एक्सरसाइज 1.2। आपने सारी एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मेरी मिल सके। और लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करना हो, जो भी क्वेरी आपकी, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन।